नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। रुक करते हैं खबरों का। किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 8वें दौर की वार्ता भी बीते रोज भी बिना किसी नतीजे के साथ खत्म हुई। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच वार्ता करीब 4 घंटे चली, लेकिन इस दौरान किसी स्पष्ट नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी से कम पर राजी नहीं है। हालांकि सरकार तीनों कानूनी पहलुओं के हर बिंदु को चर्चा लेकर उनकी तैयारी में थी। उनके कोशिश थी कि हर बिंदु पर चर्चा की जाए। वो चाहते थे कि बिंदु पर बिंदु चर्चा हो। अब वार्ता की अगली तारीख 8 जनवरी को दोपहर 2 बजे तय की गई है और 30 दिसंबर को 7वें दौर की वार्ता के दौरान किसानों और सरकार के बीच बर्फ पिघलती हुई नजर आई थी। सरकार किसानों की 2 मांगे पर राजी हो गई थी। ये मांगे पराली जलाने और बिजली बिल से जुड़ी थी। उस दिन वार्ता में शामिल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और साथ में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के साथ खाना भी खाया था। लेकिन बीते रोज में बैठक में माहौल में थोड़ी गर्मी देखने को मिली, जब लंच ब्रेक के दौरान किसानों ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पीयूष गोयल को कहा कि अब आप आज साथ खाना नहीं खाएंगे। लंच ब्रेक के बाद वार्ता बमुश्किल 1 से 1.5 घंटे तक ही चली। इसके बाद वार्ता को आगे बढ़ा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 8वीं बैठक में किसान सिर्फ कानून वापसी की मांग पर ही अड़े हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम किसानों के साथ तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा करने के लिए चाहते थे, लेकिन हम कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके क्योंकि किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े थे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सोमवार की वार्ता के बाद हमें उम्मीद है कि अगली वार्ता के दौरान हमें कोई निष्कर्ष पर हम जरूर पहुंचेंगे। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी में बातचीत हुई और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। तारीख दी जा रही है और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं। अरे अच्छा, बातचीत करने तो अपनी जाएंगे भाई, सलाह मशवरा करेंगे, इनके कोई हाथ में कोई तनातनी नहीं। हमने साफ कह दिया बिल वापसी के बगैर कोई वो नहीं। अपील करना, लेकिन आज की बात में ये बात गवर्नमेंट को बिल्कुल आइडियोलॉजिकली और उनको समझ आ गई कि ये किसान संगठन जो है अब रिपील के अलावा कोई बात नहीं करना चाहते हैं, जिसको खुद मिनिस्टर को बोलना चल पड़ा कि आप रिपील के अलावा कुछ नहीं मानोगे। हमने बोला नहीं मानेंगे, तो ठीक है फिर आगे डेट रख लो 7 और 8 से। हमने 8 तारीख को 2 बजे भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बीती रोज की बैठक भी बेनतीजा रही। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। राजीव, बीते रोज की जो वार्ता थी वो भी बेनतीजा रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं किसानों की जो मांग है वो कृषि कानूनों को रद्द करने की है, मगर केवल जो बैठक हुई उसके अंदर भी जब किसान जब आए थे तो लगभग कह सकते हैं 1.5 घंटे पहले आ चुके थे और कहीं ना कहीं जो 2 बजे की बैठक थी वो लगभग 12:30 बजे ही किसान संगठनों के जो नेता थे वो आ चुके थे और उन्होंने सीधे सीधे मीडिया से सिर्फ एक ही चीज कही कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा वो पीछे हटने वाले नहीं है और आज की जो बैठक है वो इसी मुद्दे पर होगी। मगर जिस तरीके से जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बैठक शुरू हुई और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी मौजूद हुए और उसके साथ साथ जिस तरीके से किसानों ने सीधा सीधा कहा उनसे कि आप हमें ये बताइए कृषि कानून रद्द करेंगे या नहीं। मगर कहीं ना कहीं किसानों की जो बातें थी या फिर कहें जो किसान कह सकते हैं सरकार की तरफ से जो बातें थी वो भी कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा था सरकार की तरफ से भी क्या हम मुद्दे टू मुद्दे यानी कि पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए तैयार हैं और देखेंगे आज की वार्ता का क्या नतीजा निकल पाता है। मगर देखना है जिस तरीके से लगातार किसान उसी मुद्दे पर अड़े रहेंगे कि कृषि कानून
कानून को वापस कीजिए, कृषि कानून को वापस कीजिए। मगर जैसे जैसे शाम ढलती गई और जैसे ही इसका नतीजा निकला तो वो कहीं ना कहीं ये बेनतीजा रही खबर, यानी कि कह सकते हैं जो बैठक थी वो बेनतीजा रही। और कहीं ना कहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से रूबरू होते हुए यही कहा दिया कि किसानों से हम बात करना जरूर चाहते थे, मगर किसानों की एक ही जिद अड़ी हुई है कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। मगर किसानों की तरफ से स्पष्ट कर दिया कि 8 जनवरी की जो बैठक होगी, अगर इसमें वार्ता का कह सकते हैं कोई नतीजा नहीं निकलता है तो उनका आंदोलन जारी रहेगा और कहीं ना कहीं सरकार को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की जाएगी। मगर बात करें जिस तरीके से 8 जनवरी की जो बैठक होगी किसानों की तरफ से जो हमने बातचीत की तो उसमें साफ कह दिया गया है कि ये वार्ता जो है ये आखिरी वार्ता होगी, इसके बाद हम वार्ता नहीं करेंगे, सीधा आंदोलन बड़े लेवल पर करेंगे। जी राजीव, इस बात को थोड़ा और समझने की हम कोशिश करें, क्योंकि इससे पहले भी चेतावनी किसानों ने दी थी। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर सरकार हाँ या ना में जवाब दे कि वो क्या कानून रद्द करना चाहती है या नहीं चाहती है, और कानून को रद्द करेगी या नहीं करेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आगे हम चर्चा नहीं करेंगे। एक बार फिर से चेतावनी दी है, किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें सरकार की तो सरकार बार बार कह रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया है, अमित शाह के द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया है, यहाँ तक कृषि मंत्री जो है उनके द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया, पीयूष गोयल है उनके द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। मगर किसान जो है वो इसी बात पड़े हुए हैं कि कृषि कानून वापस नहीं होगा तो वो आंदोलन खत्म करने वाले नहीं है। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार जो बैठकों का दौर चलता रहा है, क्योंकि कल जो बैठक थी वो 8वें दौर की बैठक थी और कहीं ना कहीं जब 9वें दौर की बैठक होगी यानी कि 8 जनवरी को वो किस नतीजे पर जाती है ये सबको पता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बार बार कह रही है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा और किसान है जो वो यही चाहते हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। मगर इसका बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बार बार सरकार कहती है कि हम बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, बातचीत के द्वारा ही समझौता हो सकता है, मगर वो समझौता बनता नजर नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार को शायद खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है कि जिस तरीके से किसान नाराज है और लगभग 50% के करीब ज्यादा से ज्यादा वोट है 50% से, तो कहीं ना कहीं अगर ये वोट बैंक के साथ सरकार के हाथ से चला जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हो सकता है। मगर सरकार दोनों ही सूरतों में अपना नुकसान नहीं चाहती है, ना ही किसानों को नाराज करना चाहती है और ना ही जो पूंजीपतियों से जो कह सकते हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि ये जो कानून लाया गया ये पूंजीपतियों के लिए, ना ही उनसे नाराज करना चाहती है। मगर दोनों ही सरकार जो है वो केंद्र सरकार यानी कि दोनों ही सूरतों में अपना फायदा देखना चाह रही है, यानी किसान भी नाराज ना हो, पूंजीपति भी नाराज ना हो और बीच का काम भी हो जाए। मगर बीच का रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार कोशिशें जितनी भी करी है सरकार ने सारी विफल नजर आ रही है। हाँ, कुछ बातों में सहमति जरूर बनी थी, मगर वो सहमति सिर्फ कह सकते हैं बिजली कानून को लेकर थी, पराली को लेकर थी, पर्यावरण को लेकर थी, ना ही कृषि कानून को वापस करने वाली बात थी और ना ही एमएसपी को लेकर जो स्पष्ट लिखित में मांग रहे थे कि नया कानून, वो भी नहीं था। मगर इसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार अभी भी यही कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से किसानों को मना लिया जाए। मगर किसानों की तरफ से बार बार स्पष्ट कहा जा रहा है, कल जो बैठक हुई थी उसके बाद में भी किसानों से जो हमने बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि अब अगर 8वें दौर की जो 9वें दौर की जो बैठक होगी यानी कि 8 जनवरी को अगर वो भी बेनतीजा रहती है तो फिर हम सरकार से बात नहीं करेंगे, सीधा आंदोलन चलाएंगे और 26 जनवरी को कहीं ना कहीं सरकार को एक मैसेज दिया जाएगा, सरकार अड़ियल रवैया जरूर अपना रही है और उसका असर कहीं ना कहीं उनको वोट बैंक में पड़ सकता है। वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, लोगों पर असर पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर वार्ता का दिखावा कर रही है, लेकिन वार्ता करना चाहती है सरकार, नहीं चाहती, इसको लेकर संशय है। रुक करते हैं दूसरी खबर का। आपको बताएं कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 41वें दिन भी जारी है और ऐसे में अब तक 60 किसानों ने इस आंदोलन को अपना बलिदान दे दिया है। बावजूद इसके सरकार अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। अब ऐसे में हरियाणा की विपक्षी दलों ने किसानों को न सिर्फ समर्थन देकर बल्कि किसानों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की है, बल्कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी शहीद किसानों के परिजनों को आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की है। इतना ही नहीं, हुड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस विधायक दल निजी कोष से शहीद किसानों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद करेगी और साथ में जो भी संभव होगा वो भी उनकी मदद की जाएगी। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी लेने की मांग की है। आपको यह भी बताते चले कि दावा यह भी किया जा रहा है कि किसान आंदोलन में अब तक कई किसानों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई किसानों ने इस आंदोलन में अपनी जान गंवाई है।
अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, लगातार जिस तरीके से विपक्ष पहले से ही समर्थन दे रहा था और अब जो जवान शहीद हुए हैं, जो किसान वहां पर जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की मांग की है, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अभी जैसे किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली बॉर्डर पर, और ठंड या फिर कहीं अन्य किसी स्वास्थ्य दिक्कत के कारण जो किसानों ने अपनी जान गंवाई है इस आंदोलन को देखते हुए, तो उस पर अब जो विपक्ष है उसने मांग उठानी शुरू कर दी है कि जो किसानों ने जो अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों को 1-1, 2-2 करोड़ रुपया या फिर सरकारी जो नौकरी है उनके किसी परिवार के एक सदस्य को दी जाए। तो वहीं जो नेता विपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने अपने जो विधायक हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनके साथ चर्चा करने के बाद अपनी निजी कोष से जो है ऐसे जो किसान जिनकी किसान आंदोलन के दौरान मृत्यु हो गई है, उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा करी है। और साथ ही वहां उन्होंने सरकार से अपनी तरफ से भी सरकार को कहा कि आर्थिक मदद सरकार इनको दे और उनके परिवार को सरकारी नौकरी दे। जी अभिषेक, इस बात को अगर हम समझने की कोशिश करें कि सरकार ने अब तक दुख तक जाहिर नहीं किया है, एक पत्र भी लिखा नहीं है परिजनों को, लेकिन विपक्ष है कि उसने 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी कर दिया है, किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए सरकार की ओर से अभी तक किसी तरह का भी जो है दुख नहीं प्रकट किया गया। केंद्र सरकार की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से जरूर मुख्यमंत्री ने जब भी सवाल किया जाता है या जब भी किसी तरह मीडिया से रूबरू होते हैं तो इस पर जरूर दुख व्यक्त करते हैं और वो अपील भी करते हैं कि सरकार जो किसान हैं उनको अपनी जो जिस पे अड़े हैं, जो अपनी बात पे अड़े हैं, उनको अड़ियल रवैया अपना छोड़ देना चाहिए और इस ठंड के मौसम में जो ये आंदोलन है इसको वापस ले लेना चाहिए। तो जैसे अब बात करें कल की, तो कल जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा है वो जंतर मंतर पर जो सांसद किसानों के समर्थन में धरने पे बैठे हैं उनको समर्थन देने पहुंची थी और वहीं उन्होंने ये किसानों का एक बार फिर कांग्रेस के साथ खड़े होने का ऐलान किया और सरकार से किसानों के लिए आर्थिक मदद की मांग की है। सरकार से उन्होंने मांग की है कि उनको आर्थिक मदद दी जाए और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। जी मोहित। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन साथ में ये भी जानने की कोशिश करें कि क्या सरकार इसको लेकर कोई कदम उठाती नजर आ रही है, और साथ में ये भी क्या सरकार इस तरह का कोई प्रावधान नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार शुरुआत में ही सरकार ये दावे करती नजर आ रही है कि ये किसानों के फायदे का कानून है, लगातार यही दावे कर रही है, और ऐसे में इस तरीके से विपक्ष की मांग क्या लग रहा है कि सरकार मानेगी? जी देखिए, अभी ये साफ तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, क्योंकि ये अभी ये आने वाला समय बताएगा कि सरकार इस और क्या अपना रुख करती है। तो लेकिन ये जरूर है कि इस तरह के जब भी कोई होती है दिक्कत या किसी जैसे कभी आपने देखा होगा कि एकदम से किसी की मृत्यु हो जाती है और सरकार को लगता है कि परिवार अब इसका गुसर बसर करने में कामयाब नहीं होगा, तो ऐलान कर देती है सरकार और आर्थिक मदद भी करती है और परिवार के सदस्य को नौकरी भी दी जाती है। लेकिन ये जो अब किसान आंदोलन जो चल रहा है इसके अंदर तो शहादत या कहें या अपनी जान गंवा रहे हैं इस आंदोलन में ये किसान, तो इस पर सोचा जा सकता है और आने वाले समय में सरकार इसमें अपनी नरमी बिल्कुल आगे आने वाले समय में इस पर लेकर कोई जरूर कदम उठा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तक्षक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से विपक्ष ने बड़ी मांग की है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बताएं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अचानक एक बड़ी बैठक बुलाई। ये बैठक पवार ने मंत्रालय में उप मुख्यमंत्री कार्यालय पर बड़े पुलिस विभाग और अन्य अधिकारियों के साथ की। आपको यह भी बता दें कि पवार की इस बैठक में महाराष्ट्र गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख, विधायक अशोक पवार, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंते, विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती, पुलिस महानिरीक्षक सुबोध जायसवाल, वित्त सचिव राजीव मित्तल, पुणे के पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पिंपरी चिंचवाड़ा के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश, पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक अभिनव देशमुख मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक महाराष्ट्र में बढ़ते अपराध और आने वाली कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर की गई है। आपको यह भी बताते चले कि 31 दिसंबर 2020 से 29 जनवरी 2021 तक रात में 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। इससे लेकर भी इस बैठक में काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में इसको लेकर भी चर्चा की गई।
और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, बड़ी अहम बैठक की गई है, क्या कुछ इस बैठक में अब फैसले लिए, किस तरह के मुद्दों को लेकर ये चर्चा हुई है? जी मोहित, बिल्कुल सही कहना है। हालांकि इस मामले पर चाहे मुख्यमंत्री रहे हो चाहे गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख, इन्होंने मीडिया को कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन जिस तरीके से आनंद में मंत्रालय में मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर ये बैठक बुलाई गई, महाराष्ट्र के पुणे, पिंपरी चिंचवड़, नासिक से वो तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी बुलाए गए, इनके साथ में वो तमाम चर्चाएं की गई। और बड़ी बात ये रही कि इस चर्चा में गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख भी वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने भी अपनी पक्ष अधिकारियों के साथ चर्चा किए। बताया जा रहा है कि आने वाली वैक्सीन को लेकर के किस तरीके से स्थिति को संभाला जाए, इसे लेकर के चर्चा हुई है। रात 11 से सुबह 6 बजे तक जो कर्फ्यू लगाया गया है उसमें किस तरह की रियायत बरती जाए, किस तरीके की नजर रखी जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चाएं की गई है। जी, लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है कि बढ़ते अपराध को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है। किस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, किस तरीके से अपराध को लेकर वहां चर्चा हुई है? जी मोहित, आपको बता दें कि मुंबई सहित महाराष्ट्र में आए दिन जो है कई ऐसे आपराधिक मामले देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो चोरी छिनैती डकैती के हो या फिर निर्मम हत्या करने के मामले हो। ऐसे तमाम चीजों को लेकर के, साथ ही महिलाओं के साथ जिस तरीके की छेड़खानी होती है, आए दिन शिकायतें आती है, उन्हें लेकर के जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस नई यंत्रणा के साथ तैयार हो रही है। और इसी कड़ी में उन अधिकारियों के साथ में चर्चा की गई है कि आखिर किस तरीके से इस अपराध को रोका जाए, किस तरीके की गश्त लगाई जाए, अपराधियों के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री और उन तमाम जो अधिकारी थे उनके साथ में चर्चाएं हुई। जी बिल्कुल। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी आपने जानकारी दी। कोरोना वैक्सीनेशन को किस तरह की चर्चा हुई वहां पर, किस तरीके से जो प्रशासन की भूमिका, खासतौर पर चाहे ड्राई रन की हम बात करें या फिर वैक्सीनेशन में प्रशासन की भूमिका रहेगी? देखिए, अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो मुंबई में आज वैक्सीनेशन बनाकर तैयार है, 50 वैक्सीनेशन बनाने की तैयारी है। पहले ट्रिप की जो वैक्सीन आएगी वो पुणे से मुंबई बाई रोड 10 जो गाड़ी रहेंगी एसी कुल की, उस गाड़ी में लाया जाएगा, उससे एसी स्टोरेज किया जाएगा। और उसके बाद जो 8 क्षेत्र बनाए गए हैं जहां पर टीकाकरण होगा, वहां पर पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त के साथ वो चीजें पहुंचाई जाएंगी और कह सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच ये टीकाकरण किया जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन साथ में क्या इस बैठक में भ्रम को लेकर भी बातचीत हुई होगी? क्या जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस को लेकर अलग अलग तरह के भ्रम थे, अब उसी की वैक्सीन को लेकर भी अलग अलग तरह के भ्रम है, तो क्या बैठक में इसको लेकर भी कोई बातचीत हुई होगी? क्या लोगों को जागरूक करने की कोशिश को लेकर भी बातचीत हुई होगी? देखिए, कोई कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो बैठक हुई थी उन तमाम मुद्दों को लेकर के हो रही थी। जो वैक्सीन आएगी उसे लेकर के, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े हैं, अभी भी 35 से 36 लोगों की मौत 24 घंटे में, जबकि 250 से 300 कोरोना पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए टीका अभियान को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे जागरूक किया जाए, जो नगर है क्या उन्हें चीजों में लाया जाए, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा किए होंगे। लेकर ये अहम बैठक हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि कितनी महत्वपूर्ण बैठक ये रही। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बस्तर का दौरा किया। इस दौरान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने 88 मामलों की सुनवाई की। इन 88 मामलों में 71 मामले सिर्फ एनएमडीसी के खिलाफ दायर किए गए थे। दरअसल एनएमडीसी के ऊपर आरोप है कि मुआवजे के रूप में नौकरी देने पर एनएमडीसी प्रबंधन द्वारा लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जा रहा है। जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में पत्रकारों से चर्चा करते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा कि मामले को लेकर एनएमडीसी ने कुछ समय मांगा है, जिस पर आयोग ने एनएमडीसी को समय दे दिया है। हालांकि किरणमयी नायक ने यह भी माना है कि बेटे और बेटियों में भेदभाव करना एनएमडीसी द्वारा लोकतांत्रिक रूप से भी गलत है। इस पूरे मामले में एनएमडीसी के पक्षकारों को भी महिला आयोग की अध्यक्ष नायक का गुस्सा तब झेलना पड़ा जब नायक ने ही एनएमडीसी का पक्ष रखने पर अधिकारियों को सुनवाई के दौरान कक्ष से बाहर खड़ा कर दिया। हालांकि कुछ देर के बाद में नायक ने इन सभी अधिकारियों को पक्ष रखने का मौका दिया। आपको बता दें कि एनएमडीसी के खिलाफ 71 मामलों के अलावा महिला आयोग ने अन्य 17 मामलों की सुनवाई भी की। अधिकतर मामलों में महिला आयोग ने पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही है।
हम यहाँ पर कुल 88 मामलों को लेकर आए हैं, जिनमें से 71 मामले केवल एनएमडीसी के खिलाफ हैं। इन सभी मामलों में एक जैसी ही याचिका है कि नौकरी देने में एनएमडीसी ने बेटे और बेटी में भेद किया है, बेटों को नौकरी दी है और बेटियों को नौकरी से विमुक्त रखा है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल भी उल्लंघन का मामला है और इसलिए इस पूरे मामले पे लंबी चर्चा जारी है। अभी भी एनएमडीसी ने समय मांगा है और उसके बाद अभी सुनवाई जारी रहेगी। इसके अलावा 17 मामले और हैं जिन पर पुराने मामले थे, उनकी भी सुनवाई अभी होनी है। कई मामलों पर सुनवाई हो चुकी है। आज कुछ 1-2 अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है कि पुलिस अधिकारी जो रिपोर्ट नहीं लिखते हैं वो कार्रवाई करके देने के लिए उन्होंने समय मांगा है। लगातार जिस तरीके से महिला आयोग अपने एक्शन में है और लगातार वहां पर जाकर बस्तर में पहुंचे, वहां पर उन्होंने दौरा किया, ना सिर्फ दौरा किया बल्कि जो मामले महिलाओं से जुड़े थे उन मामलों को लेकर सुनवाई की। और साथ में आपको यह भी बताते चलें कि इसमें जो ज्यादातर मामले थे वो एनएमडीसी से जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि जब एनएमडीसी को लेकर नौकरियों का कोई मामला होता है तो वहां पर लड़की और लड़के में भेदभाव को लेकर यह आरोप लगे हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ एसडी राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसडी राज, लगातार बस्तर दौरे पर हैं महिला आयोग की अध्यक्ष, किस तरीके की अपडेट वहां से मिल रही है, विस्तार से बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिला आयोग के अध्यक्ष जो किरणमयी नायक है, वो जो कल दौरे पे थे, बस्तर के दौरे में थे, जब उनके पास शिकायत पहुंची 88 शिकायतें जब उन्होंने सुनवाई की, उसमें से 71 शिकायत जो थे वो एनएमडीसी के खिलाफ थे। एनएमडीसी के खिलाफ 71 शिकायत को जब उन्होंने देखा तो सबसे पहले तो चौंक गया, बोले कि एक ही विभाग के 71 शिकायत इतने सारे कैसे। तो उसके बाद जब उन्होंने उस शिकायतों को जब देखना चालू किया तो जब उनको ये पता चला कि पूरे शिकायत इसलिए है क्योंकि वहां पे जो मुआवजा के रूप में जो नौकरी देने के बाद कहा जाता था तो उसमें महिला और पुरुष में भेदभाव किया गया। भेदभाव करने के कारण वहां पे उस शिकायत 71 शिकायत आए थे। तो उसके बाद कुछ एनएमडीसी के आला अधिकारी भी वहां पे पहुंचे थे। तो जब आला अधिकारी वहां पे पहुंचे तो किरणमयी नायक ने उस कक्ष से उन अधिकारियों को बाहर जाने के लिए सीधा कह दिया, बोला कि आप लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, यहाँ से बाहर रहेंगे। हालांकि कुछ समय बाद उन अधिकारियों को अंदर बुलाया गया, अंदर बुलाकर उनकी बात भी रखी गई, उनकी बात भी सुनी गई। लेकिन 71 शिकायत आने के बाद किरणमयी नायक का जो रुतबा था, जो तो ये था, देखने के बाद ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं एनएमडीसी के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करने में जुटे हैं। और इसमें किरणमयी नायक ने सुनवाई भी की और कहा कि कुछ बहुत जल्दी इसमें जो जिस को परेशानी हुई है, जिसको दिक्कतें हैं, उसकी सुझाव की जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा 17 और ऐसे मामले थे जिनको लेकर सुनवाई हुई है। किस तरह के वो मामले थे, किस तरह के मामलों को लेकर कार्रवाई हुई है और जो अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है वो कौन कौन से ऐसे मामले थे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि 17 मामले थे, उसमें से कुछ मामले को तो सामने नहीं किया गया। और जैसे कि एक मामला ये भी था दंतेवाड़ा की, एक डॉक्टर की मामला था, जो डॉक्टर ने अपने डिवोर्स के लिए लगाया था और उनका सैलरी था 2.5 लाख रुपया और उनकी बीवी और उनके बच्चे को हर महीना 1 लाख रुपया देने की बात कही और उसके बाद डिवोर्स अप्लाई करने के लिए कहा गया था। जी, लेकिन साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें कि इस तरीके के जो दौरे से किस तरह का प्रभाव पड़ता है। क्या महिलाओं को भी एक मनोबल बढ़ाने की कोशिश होती है और साथ में अधिकारियों को चेताने की कोशिश होती है इस तरह के दौरों से? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ऐसे जो घटनाओं को देखकर जो किरणमयी नायक जी ने जो आकर यहाँ पर बैठक ली और हर किसी का जानकारी ली, हर किसी की परेशानी पूछे, महिलाओं में उत्सुकता और खुशी भी नजर आई। और इससे ये है कि भूपेश सरकार के वाहवाही भी हुई। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो नक्सल बेल्ट है, बस्तर जो नक्सल बेल्ट के नाम पे जाना जाता है, ऐसे जगहों पे इस तरह के ऐसे आकर बैठक कर इस तरह से जानकारी लेना महिलाओं में बहुत ज्यादा उत्सुक नजर आया। और कहीं ना कहीं हो सकता है अगले बार और कुछ नए प्रकरण आए। इस बार जैसे एनएमडीसी की मुआवजा को लेकर बात हुई, 71 प्रकरण एक ही साथ आना एनएमडीसी के लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से वहां पे एनएमडीसी के आला अधिकारियों को वहां पे जब समीक्षा बैठक जहाँ पे चल रहा था वहां से सीधा किरणमयी नायक ने बाहर जाने के लिए कहा, तो उस समय में बहुत भयंकर वाली घटना होने की संभावना लग रही थी। जी बिल्कुल, एनएमडीसी को लेकर अगर हम बातचीत करने की कोशिश करें, इस तरह की चेतावनी उनको दी गई है, हालांकि वक्त भी दिया है, क्या कार्रवाई होने के संकेत दिए हैं महिला आयोग के अध्यक्ष ने कि कार्रवाई हो सकती है इन पर बड़ी?
जी, मैं आपको बताना चाहूँगा 15 दिन का कहा इन्होंने समय भी माँगा है। 15 दिन के समय में एनएमडीसी के आला अधिकारियों ने जब उनकी सुनवाई की तो एनएमडीसी के अधिकारियों ने 15 दिन के अंदर इन लोग की जो परेशानियाँ हैं इसको दूर करने के लिए कहा और उसके बाद ये भी कहा कि ऐसी कोई हमारी एनएमडीसी विभाग की तरफ से महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव नहीं किया जाता है। कहीं न कहीं त्रुटि हुई है, उसको सुधार किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, वो लगातार वहां पर दौरा कर रही हैं, महिलाओं की समस्याओं का निदान कराने की कोशिश कर रही हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।